फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है दृष्टि दोष। आइए देखते हैं कि दृष्टि दोष के लिए पाठ योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर में लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ से आपको शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम्स होंगे, 6 कॉलम्स होंगे। कौन कौन से? दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। ठीक है, दिनांक वो होगा जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है, कक्षा 8 है, विषय विज्ञान है और उप विषय आपका ये पदार्थ विज्ञान है। ठीक है, और चक्र आपका दूसरा तीसरा जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। अवधि 35 मिनट 40 मिनट जो भी आपको आपके यहाँ होगा वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के बाद उसके बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य पहला है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, जो कि विज्ञान विषय से संबंधित होता है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है प्रकरण से संबंधित होता है, और यहाँ पर हम 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं वो? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्र दृष्टि दोष के बारे में जान सकेंगे और छात्र दृष्टि दोष के निवारण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य कि छात्र दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में जान सकेंगे और छात्र दृष्टि के दोष के बचाव के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र दृष्टि दोष की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र दृष्टि दोषों के प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तो ये 3 तरह का उद्देश्य हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिखते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चश्मा, चौक, डस्टर आदि चाहिए। और पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्रों को लेंस तथा दृष्टि दोष के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हम पाठ प्रस्तावना बनाते हैं। पाठ प्रस्तावना के लिए हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। प्रस्तावना से ही हम प्रकरण निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रकरण कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन का। ठीक है, उसके बाद शिक्षिका प्रश्न करती है डस्टर को दिखाते हुए कि मेरे हाथ में क्या है। छात्र क्या जवाब देंगे कि डस्टर है। फिर हमने शिक्षिका प्रश्न पूछेगी कि डस्टर को आपने कैसे देखा। तो छात्र कैसे जवाब देंगे कि हमने इसे आंखों से देखा। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न पूछेगी हमें आसपास की वस्तुएं कब नहीं दिखाई देती हैं। जब हमें कोई छात्र क्या जवाब देंगे, जब हमें आंखों की कोई समस्या होगी तो हमें अपने आसपास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो फिर हमने क्या कि आंखों के इस दोष को क्या कहते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। फिर हमने अगला प्रश्न पूछ लिया कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो छात्र क्या है यहाँ मौन हो जाएंगे। अगर मौन हो गए तो ये हमारा प्रकरण निकल गया। तो हम फिर अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत दृष्टि दोष के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से टेबल बनाते हैं जिसमें इस तरह से 5 बिंदु लिखते हैं। कौन कौन से हैं? क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य का। ठीक है, तो उसके बाद शिक्षिका प्रश्न करती है दृष्टि की। पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, दृष्टि दोष। शिक्षिका दृष्टि दोष से रिलेटेड प्रश्न पूछती है कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या यहाँ मौन हो जाएगा। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि किसी भी सामान्य वस्तु को देखने की मानक दूरी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात एक स्वस्थ मानव का नेत्र 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अतः जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, हमने इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देना है कि न्यूनतम दूरी जो थी 25 सेंटीमीटर है, जिसपे हमें क्लियर वस्तुओं को देखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो हमें कौन सी परेशानी, हमें दृष्टि दोष है। ठीक है, फिर प्रश्न पूछेंगे। तो शिक्षिका प्रश्न पूछती है नेत्र के लिए मानक न्यूनतम दूरी क्या है। तो छात्र क्या जवाब देंगे, 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरा प्रश्न करती है कि दृष्टि दोष मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करेगा, आंखों को यानी नेत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला शिक्षण बिंदु। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु उठाते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है दृष्टि दोष के प्रकार। तो शिक्षिका प्रश्न पूछती है दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। बच्चे मौन हो जाएंगे तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। क्या देगी कि दृष्टि दोष मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है,
जब व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष इसका अपोजिट हो गया, उल्टा जस्ट, कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या दिया कि दो प्रकार का दृष्टि दोष है, श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष है। समझा भी दिया कि क्या निकट दृष्टि दोष होता है, क्या दूरदृष्टि दोष होता है। फिर हमने इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो छात्र क्या जवाब देंगे? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है। तो फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। यहाँ पे दूरदृष्टि में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, छात्र जवाब दे देंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका बोधात्मक प्रश्न दूसरे शिक्षण बिंदु का। उसका तीसरा शिक्षण बिंदु पूछे है कि दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। ठीक है। दृष्टि दोष का निवारण, तो शिक्षिका प्रश्न करती है दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। तो फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देती है कि दृष्टि दोष के निवारण में अलग अलग प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि अगर दोष निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। उसके बाद हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो छात्र क्या जवाब देंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तो 3 शिक्षण बिंदु हो गए। अब नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण खत्म। अब अगला नंबर आ गया आपका पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हमने पूछ लिया कि दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं आपकी निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप पुनरावृत्ति के लिए सवाल प्रश्न अपना बना लेते हैं। उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हमने लिख दिया कि वस्तु को देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे कि क्या दे दिया कि दृष्टि दोषों के प्रकारों को याद करके आना है। ठीक है। तो ये था आज हमारा आज का लेसन प्लान, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।